हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप फिफ्थ स्टडी में। आप लोग जो है दोस्तों देख रहे हैं कि हम लोग कल वीडियो 1 में इस क्लास 6 का एनसीईआरटी हम लोगों ने देखा था और उसके बारे में फंडामेंटल जानकारी हमने जो है देखा था। तो आज हम लोगों को उसके आगे देखना है। हम लोग जो है आज अध्याय 1 में देखेंगे और इसमें जो हमारा दोस्तों अध्याय 1 है, इसका टॉपिक है दोस्तों, कितना अच्छा देखिए टॉपिक है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, अगर इसके विषय में अगर हमें कब, कहाँ, क्या और कैसे ये चीज़ें अगर हमें पता हो जाए तो हमें जो है हमारा दिमाग में हर तरह का ग्राफ बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों को भी यही ध्यान देना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। कोई भी स्थान है, इतिहास हम लोग जैसे देख रहे हैं तो इतिहास क्या है, कब का है, कहाँ है, कैसे है। कोई भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, कितना हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। टॉपिक भी है हमारा अच्छा सा, अध्याय भी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अध्याय 1 है दोस्तों, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो दोस्तों रशीदा का सवाल है, देखिए फ़ोटो भी है। और रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएंगे? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो, या फिर बुक पढ़ सकते हो, व्यक्तियों से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति याद हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो दोस्तों अतीत के बारे में दोस्तों वही बता सकता है जो उस समय मौजूद रहा हो, या जो भी मौजूद रहा है वो बुक वगैरह लिख करके चला गया हो। आज के ज़माना जो है दोस्तों आधुनिक ज़माना है। आज के ज़माने में लोग वीडियो बना करके, क्लिप बना करके अपने पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव में हर जगह सेव करते हैं। आज तो ज़माना दोस्तों देखिए आधुनिक हो गया है, मगर उस ज़माने में, जिस ज़माने में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो वो लोग जो है दोस्तों लिखते थे, लिख करके चीज़ों को रखते थे, ठीक ना। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं दोस्तों? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़ा पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, शिक्षकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। दोस्तों अतीत के बारे में हम लोग जो है कैसे जानकारी करते हैं, ये चीज़ें हैं। लोग कहाँ रहते थे दोस्तों? लोग जो है कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 जो है दोस्तों अभी पृष्ठ 2 में है। नर्मदा नदी का उसमें जो है हम लोगों को एक वर्ग करना है, पता लगाना है कि हमारी नर्मदा नदी का पता लगाइए कहाँ है ये, ठीक ना। कई वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया।
उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। दोस्तों देखिए, आप लोग जो है देखिए इसमें जो है दोस्तों, हम लोग जो है ये देखिए नर्मदा नदी जो है ये है, ठीक ना दोस्तों। नर्मदा नदी हमारी जो है ये है। दोस्तों आप लोगों के लिए इसमें वर्क यही है कि आप लोग जो है भी इसी तरह हाईलाइट करिए और देखिए हमारी जो झेलम नदी है दोस्तों ये है, और हमारी जो है दोस्तों चेनाब नदी है ये। उसी के नीचे देखिए रावी नदी है दोस्तों, सतलज नदी है, फिर ब्यास है, फिर ये सारे मिल करके दोस्तों यहाँ सिंधु नदी का वो हो जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ से जो है जमुना नदी है, गंगा नदी है, चंबल है, बिंद की देखिए पहाड़ियाँ हैं, फिर उसके नीचे जो है नर्मदा है, सतपुड़ा है, ताप्ती है, गोदावरी, ढक्कन, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, पश्चिमी घाट, पेन्नार नदी है, पूर्वी तट, कावेरी नदी। फिर यहाँ दोस्तों हम लोग आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे महानदी है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों हमेशा चीन से विवाद रहता है। गारो पहाड़ियाँ, गंगा नदी, यही दोस्तों यहाँ पर आता है, ठीक ना दोस्तों। ये बंगाल की हमारी खाड़ी है पूरा। तो दोस्तों हम लोग अरब सागर है दोस्तों इधर हमारा। तो हम लोग जो है दोस्तों और भी जो भी हमारा ग्राफ आएगा उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। ये हमारा श्रीलंका है दोस्तों, ये हिंद महासागर है इधर पूरा, और ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, ये हमारी अंडमान निकोबार हमारे द्वीप हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग देखते रहेंगे, ठीक ना। तो मानचित्र 1 में दोस्तों दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ये बहुत अच्छा टॉपिक मिला हुआ है। क्लास 6 की जो है दोस्तों ये बुक है, और क्लास 6 में इतनी यूनिक जानकारी, ये इसी टाइप की जो है दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। दोस्तों मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा। दक्षिण एशिया की बात हो रही है दोस्तों। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये दोस्तों आप लोग जो है देखिए, और अफ़गानिस्तान, और ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है, ठीक ना। तो ये भी जो भी दोस्त हैं दोस्तों, ये हम लोगों के, ये हमारा अपना इंडिया का ये पड़ोसी देश हैं। इंडिया के ये पड़ोसी देश हैं, ठीक। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ये आपके दोस्तों ये दक्षिण एशिया जो है दोस्तों ये एक महाद्वीप से छोटा है। किससे छोटा है दोस्तों? अब आप लोग जो है इसको कमेंट करके बताइएगा। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये जो है प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है, ये चीज़ें आप जो है जैसे मेंस वगैरह जो भी लोग देंगे तो उसमें अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो उसमें ये सब शब्द को संग्रह आप समाहित करेंगे तो बहुत अच्छा आपका ऐसे जो है होता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, ये सब टॉपिक आपको NCERT पढ़ेंगे तभी मिलेगा, ऐसे बाहर कहीं नहीं मिलेगा। बुक में जो भी हमारी बुक होती हैं वो सब फैक्ट होती हैं,
और फैक्ट में दोस्तों वही सब सारी चीज़ें होती हैं कि जो रटी रटाई चीज़ें होती हैं, कब कहाँ क्या कैसे, बस यही चीज़ें होती हैं। मगर दोस्तों अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको कैसे हुआ पूरा एकदम डिस्क्राइब मिलेगा, ठीक ना। तो प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करिए आप। सिंधु एवं तथा उसकी सहायक नदियाँ दोस्तों, हम लोग जो है सिंधु की, देखिए सिंधु है ना ये, तो इसकी सहायक नदियों को कह रहा है पता लगाने का। तो दोस्तों यहीं पे झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, ये सब हैं। इनका जो है आप लोग नोट कर लीजिए पॉइंट बना करके, 1 2 3 4 5 करके पॉइंट करके नोट कर लीजिए। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा या इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक ना। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वत इस तरह दोस्तों जो है पहाड़ी रेगिस्तान इस तरह होता है। समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः काफ़ी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, जो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धर्मगुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, ठीक ना दोस्तों। हाँ दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो एक बार फिर चित्र एक को देखिए और पहाड़, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के यहाँ इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, ठीक ना दोस्तों। ये था दोस्तों अभी तक हमारा ये। तो देखिए दोस्तों, देश का नाम कैसे पड़ा। हमारे देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। दोस्तों ये लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोटबुक में जो है नोट कर लीजिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इसने एटलस में ईरान और यूनान का, अपने एटलस में जो है ईरान और यूनान का जो है ये क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को पता लगाना है। लगभग
500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित पूर्व भूमि भारत को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। देखिए दोस्तों, इसके साइड में जो दोस्तों दिया रहता है ये चीज़ें, इसको ज़रूर पढ़ा करिए, ठीक ना। तो इसको हम लोग अब देखते हैं। ताम्रपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। फुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसा ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखिए दोस्तों, कितना मनमोहक तरीके से लिखा गया है, इतना सीधा जैसे मशीन से छपा गया हो, ठीक ना दोस्तों। अतीत के बारे में कैसे जाने दोस्तों, ये चीज़ें हम लोग सीखते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले फुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्ष में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृति में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। दोस्तों, हम लोग साइड में पढ़ते हैं, ठीक ना। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। वही दोस्तों जो हम लोग देखे थे वही लड़की है, अभी भी जो है उसी को पढ़ाया जा रहा है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख एक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामीक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे, क्या कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों,
पर्वतों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो ये जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आपके सामने है मटका है, ये मोहर है, ये भी एक चित्र है। ये सारी दोस्तों हमारे बहुत ही पुराना हमारा अभिलेख है। अतीत एक या अनेक, ये हमारा पॉइंट है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के लगभग अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। पुरातत्वविद की सहायता से हमें उनकी जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। देखिए दोस्तों, तिथियों का मतलब हम लोग सीखते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, वर्ष, माह, जैसा कि 2000 या किसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में मानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व, तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, जय ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनी डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCI का प्रयोग होता है। CI अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCI का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में जब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया, भारत में तिथियों के रूप में इस प्रयोग
200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। देखिए दोस्तों, अन्यत्र जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? उसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तर तट पर रोशेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समर्थन ध्वनियों को पहचाना कि जैसा कि तुम देख सकते हो, यह एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर जिनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो है कल्पना करिए, तुम्हें पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। ठीक ना दोस्तों? यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ये सारे दोस्तों हैं मुख्य तिथियां। इसमें जो है दोस्तों, जो भी प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इनको आप अगर हल कर लेंगे, लिख लेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। इनको जो है आप लोग सुलेमित करिए और देखिए कि क्या कैसे होता है और क्या है। ठीक ना? ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इसमें मज़ा भी आ रहा है। और आप लोग जो दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो इसको चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कराइए और ख़ुद करिए। जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करिए। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो का लिंक अगर आप लोग व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में या किसी अन्य टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी आपका जितना भी ग्रुप हो दोस्तों, सब में जो है शेयर ज़रूर किया करिए। अगर आप लोग वीडियो जो भी प्राप्त होता है उसको देखने के पहले ही जो है दोस्तों, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करने से दोस्तों ये होगा कि मैं आपको जो है जान भी पाऊँगा कि आप लोग जो है कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग इसमें एक्टिव हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रहेंगे तो हम लोग ज़रूर से ज़रूर एक दिन अधिकारी, जो भी देख रहे हैं दोस्तों, अधिकारी ज़रूर आप लोग बनेंगे। क्योंकि इसमें आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का जुनून दिखेगा। ठीक ना? तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इसमें इतना है। जय हिंद।